हेलो एवरीवन, वेलकम टू शकुंतलम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये जो एक्ट है ये हमारा दोनों ही मैटर्स, चाहे वो सिविल मैटर हो चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो, दोनों में ही एप्लीकेबल होता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है। अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड आते ही आते हैं। तो आज हम इसका कोई सेक्शन शुरू नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम कुछ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, जैसे कि इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसका क्या बैकग्राउंड था, एक्ट कैसे आया, और ये पढ़ेंगे कि भाई इसका नेचर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, और इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या होगी, एनैक्टमेंट डेट क्या होगी, मतलब कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें कितने सेक्शंस, इसके कितने पार्ट्स हैं, ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी दो मेन चीज़ से, जो मतलब हमें जो दो मेन चीज़ हर एक्ट की पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, एनैक्टमेंट डेट और एनफोर्समेंट डेट। तो इस एक्ट की हमारी एनफोर्समेंट डेट क्या है, देखिए 15 मार्च 1872, और एनफोर्समेंट डेट क्या है, 1 सितंबर 1872। ठीक है, और ये एक्ट नंबर कौन सा है, ये है एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872, मतलब ये एक्ट नंबर 1 है। इसकी एनैक्टमेंट डेट है 15 मार्च 1872, और जो इसकी एनफोर्समेंट डेट है वो है हमारी 1 सितंबर 1872। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, इसके बैकग्राउंड की, मतलब ये एक्ट कैसे बना उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, लिखते हैं कि टू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वी हैव टू गो थ्रू द 3 डिफरेंट पीरियड्स, मतलब हमें 3 डिफरेंट पीरियड्स के बारे में पढ़ना होगा। अब ये 3 जो डिफरेंट पीरियड्स हैं ये कौन कौन से हैं, देखिए, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और मॉडर्न पीरियड। हिंदू पीरियड मतलब हिंदूज़ का जब रूल था, मुस्लिम पीरियड मतलब जब मुस्लिम का रूल्स था कंट्री पे, और मॉडर्न पीरियड मतलब जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आ गए। ठीक है, तो अब हिंदू पीरियड पढ़ते हैं। हिंदू पीरियड में क्या है, हिंदू पीरियड ने लॉ ऑफ एविडेंस के लिए ये 3 टाइप्स ऑफ एविडेंस बताए हैं, जैसे कि लेख्या, साक्षी, भुक्ति और दिव्या टेस्ट। लेख्या मतलब होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, साक्षी मतलब ओरल एविडेंस, भुक्ति मतलब पोजेशन, और दिव्या टेस्ट मतलब ऑडियल सुपरस्टिशियस बिलीफ्स। ठीक है, तो लेख्या का मतलब सबसे पहले पढ़ेंगे हम लेख्या मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब रिटन एविडेंसेस, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके। तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया है हिंदू धर्मशास्त्र में और 3 पार्ट्स में। कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स, राज्य साक्षक, साक्षक और असाक्षक। अब राज्य साक्षक डॉक्यूमेंट एक ऐसा मतलब वो डॉक्यूमेंट होता है जो मतलब किसी क्लर्क ने लिखा, मतलब उस टाइम पे क्या होता था, जो कोर्ट थे ना वो प्रिसाइडेड ओवर बाय होते थे किंग्स। अब उस कोर्ट में जो क्लर्क होता था ना, वो जो डॉक्यूमेंट लिखता था उसको हम बोलते थे राज्य साक्षक। ठीक है, फिर अब हमारा सेकंड आता है साक्षक। अब साक्षक का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट जो कि एक प्राइवेट पर्सन ने लिखा हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा असाक्षक। असाक्षक का मतलब ये होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो पार्टीज़ ने खुद लिखा है, मतलब पार्टीज़ होती हैं जो डिस्प्यूट में पार्टीज़ हैं, ट्रायल में जो डिस्प्यूट हो रहा है, जो मैटर है उससे रिलेटेड जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखा है तो उसको बोलते हैं हम असाक्षर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा साक्षी। साक्षी मतलब होता है हमारा ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंसेस का मतलब कि अब जब ये जो रिटन डॉक्यूमेंट्स ये फाइंड आउट किया गया कि जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं ना उसमें कुछ लूप होल्स हैं, तो उन लूप होल्स को उनसे मतलब उनको ओवरकम करने के लिए हमारे ओरल एविडेंसेस, हमारा साक्षी ये जो एविडेंस है वो बनाया गया। मतलब ओरल एविडेंस मतलब इसमें क्या होता था कि जो जजेस हैं ना, वो जो पर्सन ट्रायल में है, जो पार्टीज ट्रायल में है, उनके डेमीनर को देख के, मतलब उनके बिहेवियर को जानकर कि क्या ये पर्सन सच्चा है या झूठा है, उनके बिहेवियर के बेसिस पे जो है मैटर सॉर्ट आउट करती थी। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा कोई केस है, अगर वो ना ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से सॉर्ट आउट हो रहा है ना ही ओरल एविडेंस से सॉर्ट आउट हो रहा है, तो कोर्ट क्या करते थे, उसके बाद उसके ऊपर दिव्या टेस्ट अप्लाई करते थे, मतलब ऑडियल्स अप्लाई करते थे। क्या करते थे वो, पार्टीज़ को कहते थे, अगर मान लो जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर ए ने बोला कि मतलब ए के ऊपर चार्जेस हैं कि उसने बी का मर्डर किया, अगर अब ए ने बी का मर्डर किया है तो ये प्रूफ करने के लिए कि क्या ए ने बी का सच में मर्डर किया है या नहीं किया, तो ए को ये बोला जाता था कि तू जा आग में कूद, अगर तू आग में कूदने से अगर तो तू बच गया, इसका मतलब तूने कुछ नहीं किया, तूने बी का मर्डर नहीं किया। और अगर तू आग में जल के मर गया तो इसका मतलब तूने बी का मर्डर किया है और गॉड ने तुझे खुद से सज़ा दे दी। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी पर्सन को
अब जैसे एग्जांपल यही वाला है कि ए ने बी का मर्डर किया, अब जानने के लिए कि क्या सच में ए ने बी का मर्डर किया या नहीं, तो उसको पॉइजन दे दिया, ठीक है, उसको पॉइजन दे दिया कि हाँ भाई तू बच के आ, तू नहीं मरा पॉइजन खाने से तो ठीक है, तूने कुछ नहीं किया, और अगर तू मर गया इसका मतलब गॉड ने सज़ा दे दी, या उसको पानी में धक्का दे दिया तो पानी में धक्का देने से मर गया तो भाई गॉड ने सज़ा दे दी, नहीं मरा तो भाई तूने ठीक है, तूने कुछ नहीं किया। तो मतलब ऐसे अंधविश्वासी चीज़ों पे बिलीव करके मैटर्स डिसाइड हो रहे थे, मतलब सुपरस्टिशियस बिलीफ हो रहा था चीज़ों का। तो ऐसे दिव्या टेस्ट होते थे, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा मुस्लिम पीरियड, ठीक है। सेकेंड था ना हमारा मुस्लिम पीरियड, तो मुस्लिम पीरियड देखते हैं। मुस्लिम पीरियड में क्या था कि जो लॉ ऑफ एविडेंस, जो रूल्स बने एविडेंस के लिए, वो क्वाइट डेवलप्ड थे एज़ कम्पेयर टू हिंदू पीरियड। लेकिन अभी भी कोई कॉडिफाइड लॉ ऑफ एविडेंस नहीं बना था मुस्लिम पीरियड के अंदर भी। मैटर सॉर्ट आउट हो रहे थे मुस्लिम कस्टम्स और यूजेजेस के बेसिस पे मुस्लिम पीरियड में भी। तो इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड में क्या होता है, हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। अब ब्रिटिशर्स क्या फाइंड आउट करते हैं कि इंडिया में कॉडिफाइड लॉ की ज़रूरत है एविडेंस के ऊपर, तो इसलिए अब सबसे पहले जो गवर्नर जनरल होते हैं उस टाइम पे, वो एक इंडियन एविडेंस एक्ट 1835 जो है एनैक्ट करती हैं। लेकिन ये जो एक्ट है ये हमारा रिजेक्ट हो जाता है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1835 जो हमारे गवर्नर जनरल बनाते हैं वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, 1835 से लेकर 1855 तक एक सीक्वेंस में 10 to 11 एनैक्टमेंट्स बनाए जाते हैं एक सीरीज़ में, लेकिन ये सब भी जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद बिठाई जाती है एक मेंस कमीशन। अब मेंस कमीशन में क्या होता है, काम दिया जाता है कमेटी मेंबर्स को कि उनको एक बिल ड्राफ्ट करना है कॉडिफाइड लॉज के ऊपर जो कि एविडेंस पे बेस्ड हो। तो ये जो एक बिल ड्राफ्ट करके देते हैं उसमें फाइंड आउट होता है कि जो उस टाइम पे जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही थी कंट्री के अंदर, वो मतलब वो लॉज जो थे वो सूटेबल नहीं थे उस सिचुएशन के लिए। तो इसलिए ये जो बिल होता है, जो ड्राफ्ट बनाते हैं, उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद लास्ट में आती है स्टीफन कमीशन। अब ये स्टीफन कमीशन जो होती है इसके अंदर क्या होता है, एक वही सेम एक कमेटी बिठाई जाती है और उसको बोला जाता है एक ड्राफ्ट बनाओ कोडिफाइड लॉज के ऊपर एविडेंस से रिलेटेड। तो ये लॉज बनाते हैं, इनको ये जो है एक ड्राफ्ट बनाकर देते हैं 31 मार्च 1871 को। अब जब ये जो ड्राफ्ट बना के देते हैं इसको प्रेजेंट किया जाता है काउंसिल के पास। काउंसिल उसको देखती है और उसके बाद उसको रेफ़र कर देती है हाई कोर्ट को, लोकल गवर्नमेंट को, एडवोकेट्स को कंसिडरेशन के लिए। अब जब वो उसको देखते हैं, रिव्यू करते हैं, उसके बाद उनकी जो भी कंसिडरेशन होती है उसको रिसीव करने के बाद ये जो ड्राफ्ट है उसको भेजा जाता है सिलेक्ट कमेटी के पास। अब सिलेक्ट कमेटी क्या करती है, उसको देखती है और उसके अंदर अप्रोप्रिएट जो भी अमेंडमेंट्स उसको करने होते हैं वो करती है और जो एक फ़ाइनल बिल जो है वो ड्राफ्ट कर देती है। तो इस तरह से हमारी जो है स्टीफन कमीशन की हेल्प से एक बिल ड्राफ्ट हो जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर, और फाइनली इसको नाम दिया जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसलिए ही जब पूछा जाता है कि फादर ऑफ एविडेंस कौन है, तो हम यही बोलते हैं कि जो सर जेम्स स्टीफन्स हैं वो ही जो हैं फादर ऑफ एविडेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जैसे कि मीनिंग, नेचर और इसके कंटेंट्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं मीनिंग। तो एविडेंस का मीनिंग क्या होता है, एविडेंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एविडेरा विच मीन्स टू प्रूव, टू डिस्कवर क्लियरली। मतलब कि ये डिराइव हुआ वर्ड एविडेरा से और इसका मतलब होता है टू प्रूफ, मतलब कुछ साबित करना किसी चीज़ को, मतलब क्लियरली डिस्कवर कर देना, मतलब सबूतों के बेसिस पे किसी चीज़ को साबित करना, यही एविडेंस है, ठीक है। इसके बाद आता है इसका नेचर। नेचर क्या बोलता है, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, मतलब ये जो एक्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। और ये लेक्स फॉरी है। लेक्स फॉरी मतलब लॉ ऑफ द कंट्री इन विच द सूट इज़ फाइल्ड, मतलब वहाँ का प्रोसीजर लॉ लगेगा जहाँ पे केस जो है वो फाइल हुआ है, ना कि वहाँ का जहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे आप एंटर हुए थे, ठीक है। तो प्रोसीजर लॉ कहाँ का लगा, जहाँ पे आपने सूट फाइल करा है, ठीक है। तो ये एक लेक्स फॉरी है, ठीक है, ये लेक्स फॉरी है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, वो बोलता है इट इज़ अ प्रोसीजर लॉ, मतलब ये वैसे तो एक प्रोसीजर लॉ है लेकिन इसके कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो सब्सटैंटिव लॉ से भी रिलेटेड हैं। और चौथा पॉइंट है हमारा इट इज़ एन एडजेक्टिव लॉ। ये चारों पॉइंट्स ध्यान रखने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है प्री में आपके
एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो एक्ट है वो एग्जॉस्टिव है या नहीं है, या लेक्स लोकाई है, लेक्स फॉरी है, तो इसलिए ये चारों पॉइंट्स ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कंटेंट्स की। अब कंटेंट्स में सबसे पहले आते हैं हमारे पार्ट्स। इसके कितने पार्ट्स हैं? अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो इसके अंदर 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 बोलता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में, पार्ट 2 बात करता है प्रूफ के बारे में, और पार्ट 3 है हमारा प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस से रिलेटेड। अब जो पार्ट 1 है उसके अंदर टोटल 2 चैप्टर्स हैं, पार्ट 2 के अंदर टोटल 4 चैप्टर्स हैं, और पार्ट 3 के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं। मतलब टोटल मिलाकर एविडेंस एक्ट के अंदर हमारे 11 चैप्टर्स हैं, और जो टोटल सेक्शंस ये कवर करते हैं सारे चैप्टर्स मिलाकर वो हैं 167 सेक्शंस। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट रेफ़र करूँगी जिसमें आपको बहुत आसानी होगी सारे पार्ट्स, चैप्टर्स और सेक्शंस को याद करने में। तो चलिए देखते हैं चार्ट को। तो ये हमारा है इंडियन एविडेंस एक्ट के कंटेंट्स का एक प्रॉपर चार्ट, जिसमें सारे चैप्टर, सारे पार्ट्स और सारे सेक्शंस के बारे में लिखा है कि कौन सा सेक्शन किस बारे में, मतलब कौन सा चैप्टर किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है और कौन सा पार्ट किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। पार्ट 1 हमारा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का है, पार्ट 2 ऑन प्रूफ का है, और पार्ट 3 प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस का है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी होता है, चैप्टर 2 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स होता है। चैप्टर 1 हमारा कवर करता है सेक्शन 1 to 4 को, चैप्टर 2 कवर करता है हमारे सेक्शन 5 to 55 को। पार्ट 2 में आते हैं चैप्टर 3, 4, 5 और 6, जिसमें चैप्टर 3 हमारा कवर करेगा फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड को, जिसके अंदर सेक्शन कवर होंगे 56 से 58। चैप्टर 4 हमारा होगा ओरल एविडेंस का, जिसके अंदर हमारे सेक्शन कवर होंगे सेक्शन 59 to 60। और चैप्टर 5 हमारा होगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का, जिसके अंदर सेक्शन कवर होंगे हमारे सेक्शन 61 to 90A। और सेक्शन ये चैप्टर 6 जो है हमारा होता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो हमारा सेक्शन कवर करेगा सेक्शन 91 से 100 तक का। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 3, उसके अंदर हमारे होते हैं चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11, जिसमें चैप्टर 7 हमारा बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ का और कवर करेगा सेक्शन हमारा 101 से 114A तक। चैप्टर 8 एस्टॉपल के ऊपर जो 115 से 117 को कवर करेगा, और चैप्टर 9 विटनेसेस के ऊपर जो 118 से 134 को कवर करेगा। चैप्टर 10 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के ऊपर सेक्शन 135 से 166 को कवर करेगा, और चैप्टर 11 इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस सेक्शन 67 को कवर करेगा। तो गाइज़, अगर किसी को कोई भी डाउट हो इस सेशन से रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकता है, और अगर किसी को भी प्रॉपर मतलब लाइक पूरे नोट्स चाहिए हिस्ट्री बैकग्राउंड से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और नोट्स के लिए बता सकते हैं अगर किसी को भी ज़रूरत है नोट्स की। और बाकी हम जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम अपना पार्ट 1 दैट इज़ रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रिलिमिनरी चैप्टर। उसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 1 to 4। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।